दोस्तों एक महिला शाम 6 बजे अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है, लेकिन वो महिला रात के 2:30 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाती है। और जब उस महिला का पति उस महिला को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो महिला उसके घर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर स्थित एक कब्रिस्तान में मिलती है, वो भी आपत्तिजनक अवस्था में और अजीब व्यवहार करती हुई। लेकिन उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो महिला अपनी ऑफिस से 45 किलोमीटर दूर स्थित कब्रिस्तान में कैसे पहुंची, चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको ये स्टोरी समझने के लिए जाना होगा 6 महीने पहले, यानी कि साल 2012 में। दोस्तों साल 2012 में जयपुर का रहने वाला अजय पटेल और अजमेर की रहने वाली अंशु की शादी धूमधाम से होती है और शादी के करीब 3 महीने के बाद ही अंशु प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस समय तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही अंशु प्रेग्नेंट होती है तो उसके 10 से 15 दिनों के बाद अंजू का व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, क्योंकि अंशु को हर समय ऐसा एहसास होता कि उसे कोई घूर घूर कर देख रहा है। उसके अलावा इसके घर में कोई और व्यक्ति है जो कि उसे देख रहा है, और यहाँ तक कि जब भी वो टॉयलेट में जाती तब भी उसे ऐसा एहसास होता जैसे कि उसे कोई घूर घूर कर देख रहा है। और जब ये सारी बातें उसने अपने पति को बताई तब उसके पति अजय ने ये बोलकर बात टाल दी कि तुम्हें भ्रम हो गया है। लेकिन दोस्तों एक दिन तो अंशु ने हद ही कर दी। अंशु शाम को खाना खाकर आराम से सो रही थी, लेकिन तभी रात की करीब 12:30 बजे अंशु की अचानक आंख खुलती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो जोर जोर से बोलने लगती है कि ये मुझे मार देगी, ये मेरे बच्चे को भी मार देगी। ये सफेद साड़ी वाली महिला जो कि खिड़की के पास खड़ी है। लेकिन जब अंशु की आवाज सुनकर उसका पति उठा और जब उसने अंशु को संभालने की कोशिश की तब वो बेकाबू हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि ये खिड़की के पास खड़ी सफेद साड़ी वाली महिला मुझे मार देगी। लेकिन उस समय अजय को खिड़की के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अंशु को जैसे तैसे शांत करता है और उसे सुला देता है। और अगले दिन अजय ने अपने साथ घटी सारी घटना अपने माता पिता को बताई। तब उसके पिता ने कहा कि तुम अंशु को पास के ही एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। और दोस्तों सुबह सुबह ही दोनों पति पत्नी निकल पड़ते हैं पास के ही एक साइकोलॉजिस्ट के पास, जहाँ पर वो साइकोलॉजिस्ट अंशु की जाँच करता है और उसको दवाइयाँ देता है और उसके पति को बोलता है कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। अक्सर जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तब वो ऐसा व्यवहार करने लगती है। हालांकि दोस्तों इस घटना के करीबन 6 से 7 दिनों के बाद तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चला। अंशु का व्यवहार बिल्कुल शांत था, वो रोज अपने ऑफिस में जाती और घर पर आकर अपना काम भी किया करती। लेकिन दोस्तों जब बिल्कुल सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन अचानक ही अंशु गायब हो जाती है, क्योंकि वो रोज अपने ऑफिस से 6:30 से 7 बजे के बीच आ जाया करती थी, क्योंकि उसका ऑफिस उसके घर से महज 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन दोस्तों उस दिन अंशु काफी टाइम तक अपने घर नहीं पहुंची और दूसरी तरफ उसके घर वाले अंशु का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो अंशु को बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था क्योंकि अंशु का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और दोस्तों ऐसे ही इंतजार करते करते करीब रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक भी अंशु घर पर नहीं आई थी। अब घर वालों को अंशु को लेकर काफी ज्यादा फिक्र होने लगी और अंशु का पति और उसका देवर निकल पड़ते हैं अंशु के ऑफिस की तरफ उसके बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही अंशु का पति और देवर अंशु के ऑफिस में पहुंचे तब वहां के गार्ड ने बताया कि अंशु तो रोज की तरह ही 6 बजे ही अपने ऑफिस से निकल चुकी थी। और दोस्तों इतना सुनते ही दोनों भाई काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अंशु के ऑफिस और उनके घर के बीच का रास्ता महज आधे घंटे का था। तो फिर अंशु कहाँ चली गई? क्या उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? और दोस्तों ऐसे ही घबराहट में अजय का छोटा भाई बोलता है कि भैया चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन तब उसका भाई बोलता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तब हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और पुलिस इस केस की छानबीन करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा देगी और इतने में शायद अंशु के साथ कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। और दोस्तों अजय कुछ ऐसे ही सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी भाभी के पास आईफोन है और आईफोन होने की वजह से मैं उसके स्विच ऑफ होने के बाद भी उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकता हूँ। और दोस्तों इतना सोचते ही अजय तुरंत अपनी बीवी की फोन लोकेशन ट्रेस करता है और जैसे ही उसने फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उस समय अंशु के फोन की लोकेशन उनसे करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि इस रास्ते पर ना तो कभी अंशु गई है और ना ही कभी वो गए हैं, लेकिन फिर अंशु इस रास्ते पर कैसे पहुंची। जिसके बाद दोनों भाई काफी ज्यादा घबराहट में अपनी कार को टॉप स्पीड में भगाते हैं और चल पड़ते हैं अंशु की लोकेशन की तरफ।
तक। और आधे घंटे चलने के बाद ही वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो चलते जा रहे थे तभी अचानक उन्हें अंशु की कार दिखाई देती है। और जैसे ही वो कार रोकते हैं तो वो पाते हैं कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं, जहां पर चारों तरफ केवल लाशें ही दफन। ये सब देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा घबरा गए और डर की वजह से कांपने लगे। और वो दोनों भाई डरते हुए अपनी कार से उतरते हैं और हनुमान चालीसा बोलते बोलते अंशु को ढूंढने लगते हैं। और वो इधर उधर अंशु को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वो पाते हैं कि उनके सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे अंशु अपने बाल बिखेरे हुए बैठी हुई है। उसको देखकर तो दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इसके बाद जैसे ही वो अंशु को हाथ लगाकर बोलने ही वाले होते हैं कि तभी अंशु उन पर हमला कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसी समय दोनों भाई जैसे तैसे कर हनुमान चालीसा बोलते हुए अंशु को पकड़कर अपनी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और गाड़ी के अंदर पड़ी हुई रस्सी से जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते हुए अंशु के हाथ पैर बांध देती है। और फिर गाड़ी के अंदर बैठकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गाड़ी को दौड़ा देते हैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। हालांकि उनसे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर करीब 3 घंटों की दूरी पर था और पीछे से अंशु जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। और दोस्तों ये पल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, क्योंकि अंशु को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई आत्मा घुस गई। लेकिन फिर भी दोनों भाई हनुमान चालीसा बोलते बोलते गाड़ी को दौड़ा रहे हैं और फाइनली वो सुबह 6 बजे मेहंदीपुर बालाजी में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाकर करीब 7 बजे एक पुजारी जी से मिलते हैं। और जैसे ही पुजारी जी ने अंशु को देखा तो वो बताते हैं कि इस पर किसी गर्भवती महिला का साया है, जो कि काफी दिनों से तुम्हारे घर में रह रही है। इसके बाद वो पुजारी जी अंशु को लेकर मेहंदीपुर बालाजी में एक पूजा करवाती है और अंशु को बालाजी की भभूत लगाती है, जिससे कि अंशु बिल्कुल सही हो जाती है। जिसके बाद वो पुजारी जी अंशु को मेहंदीपुर बालाजी का एक ताबीज बांधते हैं और उसको बोलते हैं कि जब तक तुम्हें ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक इस ताबीज को कभी भी मत खोलना, क्योंकि अगर तुम इस ताबीज को खोलोगे तो तुम्हारे ऊपर फिर से उस चुड़ैल का साया आ जाएगा। और तुम्हें रोज अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मेहंदीपुर बालाजी की पूजा भी करनी है और तुम्हें अपने घर पर एक बालाजी का हवन भी करवाना होगा, तभी तुम इस संकट से बच सकते हो। इसके बाद वो पुजारी जी की आज्ञा से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं और मेहंदीपुर बालाजी से अपने बच्चे और अपनी सलामती की दुआ मांगते हैं और अपने घर की तरफ लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें पीछे से अजय की माँ आवाज देती है कि बेटा क्या तुम अकेले ही घर जाओगे, मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलोगे। और दोस्तों इतनी आवाज सुनते ही अंशु पीछे मुड़कर देखने वाली ही होती है कि तभी अजय उसे रोक देता है और वो बोलता है कि हम घर से केवल 3 लोग आए थे और हम तीनों साथ में हैं, हमारी माँ हमारे साथ नहीं आई थी, ये एक छलावा है। और ऐसा बोलते हुए तीनों हनुमान जी का नाम लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने घर आ जाते हैं। और दोस्तों आज ये परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हालांकि अजय और उसका भाई आज भी उस घटना को नहीं भुला पाए हैं। आज भी वो जब भी उस घटना के बारे में सोचते हैं तो वो कांपने लगते हैं। हालांकि अंशु उस घटना को भुला चुकी है, क्योंकि अंशु को उस समय कुछ भी याद नहीं था। और आज ये पूरा परिवार बालाजी की दया दृष्टि से एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।